Hello friends, how are you? Today we are going to discuss about the third chapter of class 7th, our environment book. The chapter is our changing earth, यानी कि हमारी बदलती पृथ्वी। हमारी बदलती पृथ्वी से हमारा मतलब है कि जो फिजिकल फैक्टर्स एंड द केमिकल फैक्टर्स affected our earth and our landscapes, what are these factors, यानी कि जो भौतिक और रासायनिक कारक हैं हमारे सथल मंडल को किस प्रकार से बदल रहे हैं उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। फिजिकल फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे ज्वालामुखी, वोल्केनो, भूकंप यानी कि अर्थक्वेक, इरोजन अपर्दन, वेदरिंग अपक्षय, दैट आर कॉल्ड द फिजिकल फैक्टर्स। इनको हम क्या कहते हैं? भौतिक कारक कहते हैं। आइए हम शुरू करते हैं चैप्टर को। द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ प्लेट्स नोन एज लिथोस्फीरिक प्लेट, यानी कि लिथोस्फीयर मीन्स क्या होता है? सथल मंडल। जो सथल मंडल है वो किस चीज़ में विभाजित है? अनेक प्लेटों में विभाजित है, और इन प्लेटों को क्या कहते हैं? सथल मंडलीय प्लेट कहते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली जस्ट ए फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर, यानी कि आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों ओर घूमती रहती हैं, पूरे वर्ष में केवल कुछ मिलीमीटर घूमती हैं। दिस इज बिकॉज द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ, यानी कि ये क्यों होता है ऐसा? ये प्लेटें क्यों घूमती है? क्योंकि पृथ्वी के अंदर क्या है? मोल्टन मैग्मा, पिघला हुआ मैग्मा है। मोल्टन मीन्स क्या होता है? मोल्टन का हिंदी मीनिंग होता है पिघला हुआ। द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ मूव्स इन ए सर्कुलर मैनर, यानी कि जो पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा होता है वो कैसे घूमता है? सर्कुलर मैनर, यानी कि वर्तीय भाग में घूमता है। वर्तीय भाग मीन्स ऐसे सर्कुलर घूमता रहता है, इस प्रकार से सर्कुलर घूमता है मैग्मा। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स causes चेंज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जो इन प्लेटों की मूवमेंट है वो किसका कारण है? पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन का कारण है। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द फोर्सेज विच केज देम, यानी कि पृथ्वी की गति पर उन बलों को आधार पर विभाजित किया गया है। द फोर्सेज विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज एंडोजेनिक फोर्स, यानी कि एंडोजेनिक फोर्स कौन से बल होते हैं? जो पृथ्वी के अंदर यानी कि पृथ्वी की गहराइयों में काम करते हैं, उन्हें कौन से कहते हैं? एंडोजेनिक फोर्स, यानी कि जो पृथ्वी की सतह जिनके कारण बदलती है, लेकिन उन वो होते कहाँ पर हैं? वो कहाँ पर घटित होते हैं? पृथ्वी के अंदर गहराइयों में, प्लेटों के अंदर घटित होते हैं। एंड द फोर्सेज वर्क ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आर कॉल्ड एक्सोनिक फोर्स, यानी कि जो पृथ्वी की सतह पर काम करते हैं, जैसे अपर्दन, मिट्टी अपर्दन वगैरह, इनको क्या कहते हैं? एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। अर्थ मूवमेंट, देखिए कुछ एंडोजेनिक फोर्सेज के एग्जांपल दिए गए इस डायग्राम में और कुछ एक्सोजेनिक फोर्सेज के। आप इनके बारे में एक बार जरूर पढ़ें। एंडोजेनिक फोर्सेज समटाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट एंड द अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट, यानी कि जो एंडोजेनिक फोर्स होते हैं, जो एंडोजेनिक फोर्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है? अंतर्वेदी बल। क्या? अंतर्वेदी या अंतर्जनित बल। तो इनको ये क्या करते हैं? कई बार आकस्मिक घटना करते हैं और कई बार ये धीरे धीरे कार्य करते हैं। सडन मूवमेंट्स लाइक अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज केज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि जो आकस्मिक बल होते हैं, जो सडन मूवमेंट्स यानी कि आकस्मिक घटनाएं या आकस्मिक बल है, वो क्या है? अर्थक्वेक यानी कि भूकंप, और वोल्केनो यानी कि ज्वालामुखी, ये क्या करते हैं? पृथ्वी की सतह पर एकदम अत्यधिक विनाश कर देते हैं। ये वोल्केनो
is vent in opening earth crust through which molten material erupts suddenly। यानी कि जो वोल्केनो होता है वो क्या होता है, देखिए वोल्केनो को हिंदी में क्या कहते हैं, ज्वालामुखी। इस बात को हिंदी से समझिए, देखिए ज्वालामुखी, ज्वाला का मुख, ज्वाला प्लस मुख, यानी कि जिस मुख से आग निकले, यानी कि जो पृथ्वी की सतह है, मान लीजिए ये पृथ्वी की सतह है, यह पृथ्वी का इंटीरियर भाग है, यहाँ पर पृथ्वी के इंटीरियर भाग में मैग्मा पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ फोर्सों के कारण ये ऊपर उठने लगा और पृथ्वी की सतह को इसने उड़ा दिया और यहाँ से ये मैग्मा बाहर निकलने लगा और कुछ धूल कण और राख भी। और जो ये यहाँ पर जो छिद्र हुआ इसे क्या कहते हैं, ज्वालामुखी या क्रेटर कहते हैं। और इस पूरी घटना को क्या कहा जाता है, ज्वालामुखी विस्फोट कहा जाता है। Similarly, when the lithospheric plates move, the surface of Earth vibrates. The vibration can travel all around the Earth। यानी कि सिमिलरली जब कई बार लिथोस्फीरिक प्लेट जो स्थलमंडलीय प्लेट हैं उनमें मूवमेंट या क्या होती है, वाइब्रेशन, कंपन होती है, तो उस कंपन, ये कंपन क्या करती है, पृथ्वी के चारों ओर घूमती है। दीज वाइब्रेशन आर कॉल्ड अर्थक्वेक। इसी कंपन को क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। देखिए भूकंप, इस बात को भी आप हिंदी में समझें, भूकंप यानी कि भू मैंने भूमि, कंप मैंने कंपन, यानी कि जब पृथ्वी कांपती है या उसमें कंपन होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक कहते हैं या भूकंप कहते हैं। द प्लेस इन द क्रस्ट वेयर द मूवमेंट स्टार्ट इज कॉल्ड फोकस। यानी कि जहाँ से कंपन शुरू होती है उसे क्या कहते हैं, फोकस। द प्लेस ऑन द सरफेस अबोव द फोकस इज कॉल्ड एपी सेंटर। यानी कि जो जहाँ पर ये कंपन सबसे पहले अर्थ सरफेस पर नोटिस की जाती है उसे एपी सेंटर। एपी सेंटर को हिंदी मीनिंग क्या होता है, आदि केंद्र, और फोकस का उद्गम केंद्र। Greatest damage is usually closest to the epicenter and strength of earthquake decreases away from the center। यानी कि जो सबसे ज़्यादा विनाश कहाँ पर होता है, एपिसेंटर पर, अधिकेंद्र पर होता है, और दूर जाने पर अर्थक्वेक की शक्ति घटने लगती है। देखिए एक बार फोकस और एपिसेंटर को हम एक डायग्राम से समझते हैं। ये मान लीजिए अर्थ है और यहाँ से भूकंप शुरू हुआ, ये भूकंप का क्या हो गया, फोकस, ये पृथ्वी के अंदर है। और मान लीजिए सबसे पहले कंपन पृथ्वी के यहाँ पर 90 डिग्री एंगल पर होगी, 90 डिग्री एंगल पर यहाँ पर कंपन नोटिस की गई, तो ये क्या कहलाएगा, एपिसेंटर। ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, एपिसेंटर, अधिकेंद्र कहलाएगा। Although earthquakes cannot be predicated, the impact can certainly be minimized if we are prepared beforehand। यानी कि जो अर्थक्वेक, भूकंप है, इनकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन हम कुछ निर्माण या कुछ ऐसे प्रिपरेशन कर सकते हैं, सावधानी बरत सकते हैं, जिससे इसके प्रभाव को कम किया जा सके, इसके दुष्प्रभाव को कम किया जा सके। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिकेशन मेथड अडोप्टेड लोकली बाय द पीपल इंक्लूडिंग स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर, फिश इन पॉन्ड गेट एजेक्टेड एंड सन कम ऑन द सरफेस। यानी कि इसकी संभावना को केवल हम अनुमान लगा सकते हैं, वो भी कैसे, जो पशु होते हैं या पक्षी होते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को या उनके व्यवहार को समझकर या उनके व्यवहार के बारे में अध्ययन करके। देखिए फिश इन द पॉन्ड गेट एजिटेटेड, यानी कि जो मछलियां हैं, एजिटेटेड का मीनिंग होता है उत्तेजना, तालाब में उत्तेजना दिखाएंगे, और सांप क्या है, बिलों से बाहर आ जाएंगे धरती की सतह पर जब भूकंप आने की संभावना होगी। तो क्योंकि जो भी एनिमल्स होते हैं इनके पास क्या होती है, सिक्स्थ सेंस होती है, छठी इंद्री होती है, और ये किसी भी प्राकृतिक आपदा का पहले ही अनुमान लगा लेते हैं कि कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली है। मेजर लैंडफॉर्म्स यानी कि मुख्य स्थलाकृतियाँ, लैंडफॉर्म्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है, स्थलाकृतियाँ। द लैंडस्केप इज बीइंग कंटिन्यूसली वोन अवे बाय टू प्रोसेसेस, वेदरिंग एंड इरोजन। इसको हिंदी मीनिंग क्या होगा,
कि अपक्षय और अपर्दन। देखिए वेदरिंग का मीनिंग होता है अपक्षय और इरोजन का मतलब होता है अपर्दन। दो प्रक्रमों द्वारा लगातार भूमि क्या हो रही है, विघटित होती जा रही है। क्या होती जा रही है, विघटित होती जा रही है। वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप of rocks on the earth's surface. Erosion is the wearing away of the landscape by different agents like water, wind and ice. यानी कि जो वेदरिंग अपक्षय है वो एक स्थान पर चट्टानों का टूटना फूटना होता है, और इरोजन यानी कि अपर्दन क्या होता है कि उन टूटे हुए घटकों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पलाय चले जाना किसी भी एजेंट, यानी कि किसी भी एजेंट लाइक विंड हवा, वाटर जल और आइस बर्फ के द्वारा। यानी कि देखिए इस बात को समझिए कि वेदरिंग और इरोजन में क्या डिफरेंस होता है। तो वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग को हम हिंदी में क्या कहते हैं, अपक्षय, और इरोजन को अपर्दन। देखिए अपक्षय का क्या मतलब होता है कि चट्टाने किसी भी भौतिक कारकों द्वारा, किन्हीं भौतिक कारकों के द्वारा अपने स्थान पर टूट फूट कर बिखर जाती हैं। केवल उसी टूट फूट होगी और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाएंगी, वहीं पर रह जाएंगी, तो अपक्षय होता है। और वो टूटे हुए टुकड़े अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, किसी भी एजेंट के द्वारा ले जाए जाते हैं, तो क्या होगा, अपर्दन कहलाएगा। इट मीन्स जो वेदरिंग है वो एक स्थैतिक क्रिया, हिंदी में क्या कहते हैं, स्थैतिक क्रिया है। और इरोजन क्या है, गतिशील क्रिया है। अपर्दन जो है गतिशील या डायनेमिक क्रिया है। वर्क ऑफ ए रिवर, नदी के कार्य। द रनिंग वाटर इन द रिवर एरोड्स लैंडस्केप, यानी कि जो नदी का बहता हुआ जल है वो पृथ्वी को क्या करता है, प्रदित करता है। व्हेन द रिवर टम्बल्स at steepy angle over very hard rocks or down a steepy valley side it forms waterfall, यानी कि जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह क्या बनाती है, जलप्रपात बनाती है। वाटरफॉल को हिंदी में क्या कहते हैं, जलप्रपात बनाती है। एज रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज मिंडर्स। क्या कहते हैं उनको, मिंडर्स कहते हैं। जब इसका मतलब क्या, जब नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो वो मोड़दार मार्ग बनाने लगती है, और उन्हें इन मोड़ों को क्या कहते हैं, मिंडर्स। मिंडर्स को का हिंदी मीनिंग क्या होता है, विसर्प। क्या कहते हैं, इन मोड़ों को विसर्प कहते हैं। देखिए नदी ऐसे चलती है, और नदी को जाना कैसे होता है, नदी को जाना ऐसे होता है। तो ये जो मोड़ होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, ये मोड़ विसर्प कहलाते हैं, या मिंडर्स इंग्लिश में इनको कहते हैं। ड्यू टू कंटिन्यूस इरोजन एंड डिपोजिशन अलोंग द साइड ऑफ द मिंडर द एंड ऑफ द मिंडर लूप कम क्लोजर एंड क्लोजर, यानी कि जब निक्षेपण शुरू हो जाता है, जो पदार्थ नदी द्वारा बहाकर लाए गए हैं और वो निक्षेपण शुरू हो जाता है, डिपोजिशन होता है निक्षेपण, जब वो जमने शुरू हो जाते हैं इन किनारों में, तो ये किनारे क्या होते हैं, ये विसर्प क्या होते हैं, लगातार नजदीक आना शुरू हो जाते हैं, निकट आ जाते हैं। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम द मिंडर लूप कट्स ऑफ फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म्स ए कट ऑफ लॉक आल्सो कॉल्ड एन ऑक्सबो लेक, यानी कि ये जो, देखिए इस बात को मैं आपको डायग्राम द्वारा समझाता हूँ। देखिए ये क्या कहना चाहता है कि ये बहुत नज़दीक आने लगे। मान लीजिए यहाँ से निक्षेपण शुरू कर दिया नदी ने, ये विसर्प थे, यहाँ पर ऐसे निक्षेपण शुरू हो गया, तो फिर नदी क्या हो गई, सीधे बहने शुरू हो गई। निक्षेपण ऐसे होता गया, ऐसे होता गया और ऐसे भी होता गया। तो ये क्या हुआ, ये जो इस तरफ का ये इलाका बचा, ये वाला जो इलाका बच गया, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, और लेकिन ये क्या बन गई, नदी से कटने के कारण यहाँ बीच में तटबंध बन गए, और ये जो बच गई ये एक झील बच गई, और इस झील को क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक, यानी कि ऑक्सबो लेक को हिंदी में क्या कहते हैं, चाप झील कहते हैं। तो ये क्या बन गई, ऑक्सबो लेक बन जाती है। और ये डेफिनेशन आप याद भी रखें अपने एग्जाम्स के लिए कि ऑक्सबो लेक किसे कहते हैं। एट टाइम्स द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक
द लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज, यानी कि कई बार नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है और जो नज़दीक का एरिया है उसमें बाढ़ आ जाती है। इट डिपॉजिट लेयर ऑफ फाइन सोइल एंड अदर मटेरियल आर कॉल्ड सेडिमेंट्स अलोंग इट्स बैंक, यानी कि ये क्या करती है, एक लेयर बिछा देती है महीन कणों वाली मिट्टी की, और उन्हें क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स कहते हैं, जो इसके किनारों पर जम जाते हैं। दिस लीड्स द फॉर्मेशन ऑफ ए फ्लैट फर्टाइल फ्लड प्लेन, यानी कि इसके कारण क्या होता है, एक बहुत ही उपजाऊ बाढ़-करत फ्लड प्लेन होता है, बाढ़-करत मैदान, उसका निर्माण होता है। द रेज्ड बैंक आर कॉल्ड लीवीज, यानी कि जो किनारे ज़्यादा ऊंचे उठ जाते हैं उनको क्या कहते हैं, लीवीज। लीवीज को हिंदी मीनिंग क्या होता है, तटबंध, तटबंध हिंदी में इसको कहते हैं। एज द रिवर अप्रोचेज द सी द स्प्रेड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेज एंड द रिवर बिंग्स टू ब्रेकअप इनटू ए नंबर ऑफ स्ट्रीम कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज, यानी कि जब नदी समुद्र में गिरने वाली होती है तो इसका बहाव कम हो जाता है, और क्या होता है कि ये बहुत सारी छोटी छोटी डिस्ट्रीब्यूटरीज में बट जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूटरीज इनको क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं, बहुत सारी धाराओं में बट जाती हैं, उन्हें धाराओं को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरीज का हिंदी मीनिंग होता है वितरिकाएं। मान लीजिए नदी आई और यहाँ पर ये समुद्र में गिरने वाली है तो ये ऐसे कई धाराओं में बट जाएगी, और इन धाराओं को हम क्या कहेंगे, ये धाराएं क्या कहलाती हैं, दीज आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज, यानी कि वितरिकाएं कहलाती हैं। द रिवर बिकम्स सो स्लो दैट इट बिंग्स टू डिपोजिट इट्स लोड, यानी कि जो नदी है बहुत स्लो हो जाती है और ये क्या करती है, अपने जो लोड को जमा करना शुरू कर देती है। एंड फॉर्म्स ईच डिस्ट्रीब्यूटरी फॉर्म इट्स ऑन माउथ, यानी कि हर वितरिका अपना एक मुहाना बनाती है। देखिए हिंदी में उसको क्या कहेंगे, माउथ को यहाँ पर मुहाना कहेंगे, क्योंकि नदी जब समुद्र में गिरती है तो उसका हिंदी मीनिंग क्या कहलाता है, मुहाना कहलाता है। द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम ऑल द माउथ्स फॉर्म्स ए डेल्टा, यानी कि जो सभी जो मुहाने हैं वहाँ पर जो सेडिमेंट्स होते हैं अवसाद जमा होते हैं, और उन अवसादों से क्या बनता है, डेल्टा बनता है, नदी डेल्टा बनता है। और आज आपके लिए एक क्वेश्चन है कि इंडिया में पाए जाने वाले एक नदी डेल्टा का नाम कमेंट बॉक्स में आप बताइए। इंडिया में पाए जाने वाले एक नदी डेल्टा का नाम आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर देंगे। ओके फ्रेंड्स, आज हम यहीं तक करेंगे। जो इसका बचा हुआ भाग है इस चैप्टर का वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।